भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। वहीं लखनऊ में भी ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से भी हर साल बाबा साहब की जयंती यूं ही मनाई जाती है और सब मिलकर बाबा साहब की जयंती पर बड़े उत्साह के साथ उनको अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बाबा साहब के विचारों पर चलने की कसम खाते हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की सवारी डिब्बा कारखाना आलमबाग उत्तर रेलवे लखनऊ में बाबा साहब की जयंती को लेकर के एक भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले लोग पंडाल में आ चुके थे और कार्यक्रम की शुरुआत होने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच धनवंतरी जी लगातार कार्यक्रम की देखरेख कर रही थी। कार्यक्रम के जो बाकी कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत करके कार्यक्रम को अच्छे रूप से चलाया जाए इसको लेकर के लगातार तत्पर थी और लगातार प्रयास कर रही थी और सबसे बातचीत लगातार संपर्क में थी। अभी भी लोग कार्यक्रम की शुरुआत होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ, जिसको ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ने बुका देकर उनका स्वागत किया और ब्रजेश पाठक जी उसके उपरांत मंच पर आए। सभी लोग, अशोक कुमार जी, प्रेम जी, सब लोग मंच पर आए और धनवंतरी जी ने सबको पानी वितरण किया। इसके उपरांत सभी ने मिलकर के उप मुख्यमंत्री अशोक कुमार जी, बंटी जी, धनवंतरी जी व अन्य प्रेम सिंह जी, बस अन्य सभी लोगों ने मिलकर के तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और कार्यक्रम सबसे पहले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे के महासचिव श्री अशोक कुमार जी ने मोमबत्ती जलाई, उप मुख्यमंत्री ने मोमबत्ती जलाई, बंटी जी ने मोमबत्ती जलाई और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी ने मोमबत्ती जलाई। इसके बाद सबसे पहले ब्रजेश पाठक जी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने बाबा साहब की तस्वीर पर ये देखिए माल्यार्पण किया, माला चढ़ाई और उसके बाद बाबा साहब के चरणों में भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला भी काफ़ी देर तक चलता रहा। ब्रजेश पाठक यानी उप मुख्यमंत्री के बाद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव ने अशोक कुमार जी ने बाबा साहब तथागत बुद्ध की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही रेलवे अधिकारियों ने भी आकर के तथागत बुद्ध व बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सामने देख पा रहे हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी ने भी बाबा साहब के चरणों में, तथागत बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और धनवंतरी जी ने भी इस कार्यक्रम में जो उनकी देखरेख में हो रहा था, उन्होंने भी तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात ब्रजेश पाठक जी का शानदार स्वागत किया गया मंच पर। उन्हें नीले रंग की पगड़ी पहनाई गई और ये पगड़ी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने पहनाई। साथ ही उन्होंने उनको शॉल पहनाया और शॉल पहनाने के बाद उनको एक प्रतीक चिन्ह देकर उनका ब्रजेश पाठक जी का मंच पर स्वागत किया। इसी बीच धनवंतरी जी ने उनको बाबा साहब का एक बैच पहनाया और बाबा साहब जय भीम, बाबा साहब के नाम का एक फटका पहनाया उनको, और ये फटका अशोक कुमार जी को व अन्य रेल से आए अधिकारियों को भी, बंटी जी लोगों को भी धनवंतरी जी ने पहनाया। और उसके बाद ब्रजेश पाठक जी को एक पगड़ी पहनाई गई और पगड़ी पहनाने के बाद ब्रजेश पाठक जी ने भी मंच से अपनी कुछ बातें रखी। तो उसके बाद ब्रजेश पाठक जी के बाद कार्यक्रम में आए हुए अन्य काफ़ी लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया। स्वागत की ये बेला काफ़ी देर तक चलती रही। जैसे जैसे लोग आ रहे थे उनका मंच पर स्वागत किया जा रहा था। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप सामने देख पा रहे हैं कि धनवंतरी जी व खासकर महिलाओं का इस मंच पर काफ़ी स्वागत किया गया, क्योंकि महिलाओं की संख्या यहाँ पर काफ़ी भारी थी और ये बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है बहुजन समाज में या समाज के लिए, नॉट ओनली बहुजन समाज, सभी समाज के लिए, कि जिस समाज देश की महिलाएं आगे होंगी उस देश की प्रगति भी उन्हीं के
अनुसार सुनिश्चित की जाती है। तो इस कार्यक्रम में महिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद बारी आई अशोक कुमार जी की। ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी को पगड़ी पहनाई गई, साथ ही उनको शॉल पहनाया गया और उसके बाद प्रतीक चिन्ह देकर, गुलदस्ता देकर अशोक कुमार जी का मंच पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद कुछ महिलाओं का और भी स्वागत किया गया। हमने बताया था कि महिलाओं की संख्या इस कार्यक्रम में काफ़ी थी। तो उसके बाद रेलवे के अधिकारियों का भी मंच पर पगड़ी पहनाकर, उन्हें शॉल पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर व गुलदस्ता देकर उनका भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। सामने आप देख पा रहे हैं कि जो राजेश कुमार जी हैं, सचिव, मंडल सचिव, उनको शॉल पहनाया और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद अन्य और लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया। आप सामने देख पा रहे हैं कि स्वागत की बेला ये लगातार चलती रही और कोई स्वागत के बारे में छूट ना जाए, इसको लेकर के खास ध्यान रखा गया इस मंच पर। तो कोशिश की गई कि तमाम उन लोगों का स्वागत किया जाए जो मंच पर मौजूद थे। इसके बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन श्री प्रेम सिंह जी का भी पगड़ी पहनाकर, शॉल पहनाकर, बुके देकर और साथ में प्रतीक चिन्ह देकर प्रेम सिंह जी का भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। आप सामने देख पा रहे हैं फोटो में, वीडियो में, कि सब लोगों मिलकर बड़ा आनंद ले रहे हैं। इसके बाद और लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया और स्वागत की बेला काफ़ी देर तक चलती रही। जी हाँ, स्वागत हमेशा व्यक्ति को एक प्रेरणा देता है कुछ और बेहतर करने की, और अच्छा करने की और कुछ और ज़्यादा करने की। इसलिए जब किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को मंच पर बुला करके उनका सम्मान किया जाता है, तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि अब वो व्यक्ति और आगे मेहनत करेगा, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, और अच्छा कुछ करेगा। और ये स्वागत जो है इसीलिए भी किया जाता है कि ताकि व्यक्ति और बढ़ चढ़ कर अनेक कार्यक्रम में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, लोगों की सेवा करें और अपने अपने क्षेत्र में बेहतर और अच्छा करने का प्रयास करें। स्वागत केवल मंच पर बुला करके टोपी पहनाना, पगड़ी पहनाना या बत्ती देना भर नहीं है। ये एक संकल्प है, एक दृढ़ निश्चय है कि जिस व्यक्ति को ये स्वागत किया जा रहा है, जिस व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसके लायक है और उसने ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया। और ये उम्मीद की जाती है कि वह अब और आगे बेहतर और अच्छा करने का लगातार प्रयास करेंगे, समाज में और बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अब मैं फिर से कहूँगा कि महिलाओं की संख्या यहाँ काफ़ी थी, इसलिए महिलाओं का बार बार स्वागत लगातार हो रहा था। स्वागत की बेला दिल्ली से आए तमाम जो रेलवे के स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के बाकी जो सदस्य हैं, उनका भी मंच पर लगातार स्वागत किया जा रहा था। सामने देख पा रहे हैं आप, उनको भी पगड़ी, शॉल, प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। और दिल्ली से आए तमाम लोगों का इस मंच पर पिंकू जी का स्वागत किया गया। सबसे पहले उनको धनवंतरी जी ने शॉल पहनाया और उसके बाद उनको बुके दिया, फिर प्रतीक चिन्ह देकर उनका भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की ये बेला यूं ही नहीं चली, स्वागत की बेला की परंपरा है और ये परंपरा लगातार हर मंच पर ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन निभाता है और प्रयास करता है कि सभी को सम्मान मिले, सभी को बराबरी का हिस्सा मिले, सभी को बराबर समझा जाए। जैसे बाबा साहब तथागत बुद्ध का कहना था कि सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए मंच पर छोटे से लेकर बड़े तक ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन मंच पर सबका स्वागत करता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, पद हो सकते हैं लेकिन इंसानियत के नाते कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। पद तो आदमी को मिलते ही हैं, ऊपर नीचे के पद मिलते हैं सबको, लेकिन सामाजिक के नाते सब बराबर हैं। सबको जीने, सबको खाने, रहने, पीने का अधिकार है और सब बराबर के हिस्सेदार हैं। सबका इस देश में कंट्रीब्यूशन है, रेलवे में कंट्रीब्यूशन है। इसलिए सबका देख रहे हैं, पारसी का भी स्वागत मंच पर किया जा रहा है। उनको शॉल पहनाया गया, पगड़ी पहनाई गई और धनवंतरी जी ने बुके देकर उनका भी, अपने तमाम साथियों का भी मंच पर स्वागत किया। आप सामने देख पा रहे हैं कि बुके के साथ साथ प्रतीक चिन्ह देकर भी अन्य लोगों का भी मंच पर लगातार स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत की ये बेला दिन भर चली, काफ़ी देर तक चली, क्योंकि स्वागत के लिए तो सारी लड़ाई है, सम्मान की तो सारी लड़ाई रही है। अभी तक हजारों सालों से जो सम्मान नहीं मिला, उसी की लड़ाई। इसके बाद इसके साथ साथ कुछ लोगों ने मंच पर अपने
व्यक्तिगत विचार भी साझा किए। उन्होंने इतना बड़ा सब कुछ दे दिया हम आप सबको। बाबा साहब मैं ये कहता हूं कि ये बाबा क्या 2-4 हजार नहीं 10-20 हजार बाबा लग जाए तो हमारे बाबा की कभी ये तुलना नहीं कर सकते, कभी समानता नहीं कर। हमारा तो एक बाबा हुआ और जिस बाबा ने हमें यहां पर बैठने और यहां पर खड़े होने के लिए बोलने के लिए समर्थ बना। वरना इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी, मनु का विधान क्या था कि आप न तो पढ़ सकते हैं, न संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, न शस्त्र रख सकते हैं। और आज पुरुष तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की बहुजन समाज की, दलित समाज की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं पढ़ लिख करके वो सिर्फ नौकरियों में नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं कर रही है। अच्छा तो तब लगता है जब वो अपने सीने पर बड़े महंगे महंगे गहने पहन करके निकलती हैं। ये जो संपत्ति अर्जित करने का और हमें गहने पहनने का जो अधिकार मिला है, वो भी इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष। जितने लोग बैठे हैं सब लोग मोर और लेस जानते हैं, उनके संघर्षों से परिचित हैं, उनके कार्यों से परिचित हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको आपको बता दें, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल अध्यक्ष धन्वंतरी जी, मंडल सचिव राजेश कुमार जी, रामराज मीना जी कार्यकारी अध्यक्ष, पारसनाथ कोषाध्यक्ष जी एंड सीबी सिंह अपर सचिव, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सब ने मिलकर प्रयास किया, मेहनत की, तब जाकर ये कार्यक्रम इतनी शानदार तरीके से हो पाया। और हम फिर से कहेंगे, स्वागत की बेला में फिर से आते हैं। स्वागत की बेला काफ़ी देर तक चलती रही, हम शाम तक कार्यक्रम मौजूद रहे। अनेक लोगों का मंच पर बुला करके शाम तक स्वागत किया गया, क्योंकि सम्मान की लड़ाई के लिए ही तो अभी तक समाज लड़ता आया है। वही सम्मान जब दूसरे लोगों से नहीं मिला, तो सम्मान अब जो मिल रहा है उससे निश्चित रूप से दूसरे लोगों को तकलीफ हो सकती है। लेकिन सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी गई है और काफ़ी अब जाके लोगों को सम्मान मिलने की जो परंपरा है वो शुरू हो गई है। और हम शुरू क्या हो गई, काफ़ी दिन से अब लोगों को सम्मान किया जा रहा है। और सम्मान अब प्रेरणा देता है कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने की। तो हम फिर से कहेंगे, जिन लोगों का सम्मान किया गया या हुआ है, वो निश्चित रूप से अपने अपने कार्य में माहिर हासिल है। इसी बीच ऑल इंडिया सिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी ने भी मंच पर अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। बाबा साहब के 135वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री जी YR सागर साहब, कारखाना के समस्त अधिकारी, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जोनल कार्यकारिणी के, मंडल कार्यकारिणी के, कारखाना मंडल कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, जय भीम, जय भीम। साथियों, बाबा साहब का जन्म ऐसे देश काल और वातावरण में हुआ जब छुआछूत, भेदभाव, असमानता जोर शोर पे थी। इंसान होकर इंसान के समान समानता का अधिकार नहीं था। पशु और पक्षी किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकते थे, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो मंदिर हो, लेकिन मनुष्य होकर मनुष्य वहां प्रवेश नहीं कर पाता था। लगा दिया ना मैंने। साथियों, उस समय की ऐसी एक स्थिति थी, उस घर की महिला होते हुए भी कई कामों में महिलाओं को भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में
बहुत कष्ट झेलते हुए, असमानता झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, और ऐसी उच्च शिक्षा हासिल की कि उस समय भारतवर्ष में तो आज तक भी कोई इतना पढ़ा लिखा और विद्वान और योग्य व्यक्ति नहीं हुआ। उस समय साउथ एशिया में भी डबल पीएचडी करने वाले पहले महान व्यक्ति थे। बाबा साहब को जिस क्षेत्र में भी अवसर मिला, उस क्षेत्र में बिना भेदभाव के, बिना बदले की भावना के सबके लिए समान व्यवस्था की। चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, चूंकि उन्हें मालूम था कि जैसी जिसकी सोच है, जैसी जिसकी क्षमता है, वैसी उसकी कार्य प्रणाली है, और मुझे इस सब से हटके काम करना है, और उन्होंने काम किया। आज जो नदियां सुरक्षित हैं, आज जो देश के पहाड़ सुरक्षित हैं, पशु और पक्षी ये स्वतंत्र भ्रमण कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है, जो कि उन्होंने सबके लिए किया। उस समय नदियों का बारिश के समय में बहुत आक्रामक रूप हुआ करता था। हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाती थी, किसान बर्बाद हो जाते थे, किसान आत्महत्या करते थे। इस सब को देखते हुए बाबा साहब ने बांधों की व्यवस्था की। कहने वाले कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान मात्र नहीं लिखा, बाबा साहब ने प्रत्येक विषय में महारत हासिल की है। प्रत्येक विषय में, प्रत्येक क्षेत्र में बाबा साहब ने जन कल्याण और जनमानस के लिए कार्य किया है। बाबा साहब उस समय चलती फिरती लाइब्रेरी थे। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकें थी, जो कि उस समय पूरे विश्व में किसी भी निजी पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें नहीं थी। और बाबा साहब को यदि भूख रहती थी तो वो किताबों की भूख रहती थी। अंतिम समय तक वो किताबें पढ़ते रहे, खरीदते रहे और किताबें लिखते रहे। साथियों, बाबा साहब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को देखा। उन्होंने ये प्रण किया कि मैं निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं सुधार करूंगा, और अगर मैं नहीं सुधार कर पाया और स्थिति ऐसी ही रही तो मैं, जो उन्होंने हमारे पूर्व वक्ता हमारे प्रोफेसर साहब ने जो बताया, तो बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। लेकिन समय है कि पहले मानो और जानने का तो वहां कहीं कॉलम है ही नहीं, लेकिन वैज्ञानिकता पे आधारित बौद्ध धर्म, इसका मतलब है पहले इसे जानो उसके बाद मानो। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अंतिम समय में 20 साल की अध्ययन के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। साथियों, बाबा साहब ने, मालूम था बाबा साहब को कि मैं मंदिर में प्रवेश करके जन कल्याण की बात नहीं होनी है, मेरा कल्याण नहीं होना है, मेरे लोगों का कल्याण नहीं होना है, लेकिन फिर भी उन्होंने समता, समानता और बराबरी के लिए मंदिर में प्रवेश किया। साथियों, उस समय हमें तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन जब बाबा साहब को मौका मिला, अवसर मिला, संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था की, आज हम किसी भी बड़े से बड़े होटल में जाकर के हम लूज पानी पी सकते हैं, जग में पानी पी सकते हैं, गिलास में पानी पी सकते हैं। आज किसी भी बड़े से बड़े होटल में जाएंगे, आपको चाहे 5 स्टार होटल हो, लेकिन उसमें भी जनमानस के लिए, आम आदमी के लिए शौच और पानी की भी व्यवस्था है। साथियों, हमारे बुजुर्गों को तालाब का पानी नहीं मिला, लेकिन आज हम RO का पानी पी रहे हैं। RO का पानी पीते हुए हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहब आप बड़े महान थे कि आपकी वजह से आज हमें RO का पानी पीने को मिल रहा है। साथियों, देश की 50% आबादी महिलाएं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की हो, चाहे OBC की हो, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, अनरिजर्व की हो, उस महिला को भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था उस समय। लेकिन जब रमाबाई ने बाबा साहब से आग्रह किया कि आप सबके लिए करते जा रहे हो, कुछ मेरे लिए भी करो, तो उन्होंने कहा, बोलो क्या करना है, कि मैं सिर्फ यही मांग करती हूँ
कि आप जो जितनी महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए भी कुछ कार्य करके जाना। और बाबा साहब ने जब समय आया तो बाबा साहब ने उनके लिए भी कार्य किया, चाहे वो महिला किसी भी वर्ग की हो, वो घर परिवार की वृद्धि और चूल्हा चौके तक सीमित थी, उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। आज जो हमारी माता बहनें सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, जो अभी हमारी राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी हैं, प्रधानमंत्री तक है, मुख्यमंत्री तक है, लेफ्टिनेंट है, बहुत सारी सेनाओं में, जो कहते थे कि महिलाओं की कार्य क्षमता बहुत कम है, जब उन्हें अवसर मिला तो आज दिखा दिया कि महिलाओं की कोई कार्य क्षमता नहीं कम है, बस उन्हें उस समय का और उन्हें अवसर का मौका नहीं मिलता था, और जहां भी अवसर मिला आज महिलाओं ने ये करके दिखाया है। साथियों, बाबा साहब जब विदेश से पढ़ के आए, वहां की व्यवस्था अलग थी, देश की व्यवस्था अलग थी। जब बाबा साहब पढ़ के आए, नौकरी में उन्हें भेदभाव रहा, असमानता रही, नौकरी छोड़ दी और प्रण लिया कि मैं आजीवन समाज के लिए कार्य करूंगा, समाज के उत्थान के लिए काम करूंगा, मैं किसी की सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। बाबा साहब जब प्रैक्टिस कर रहे थे न्यायालय में, बड़ी मार्मिक बातें हैं कि एक सामान्य वर्ग के लालाजी जैन बनिया अपने बच्चे की, उसे फांसी की सजा हुई थी, उसके लिए आए, जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन सब मजाक उड़ा रहे थे कि एक बैरिस्टर पढ़ के आए हैं विदेश से, अंबेडकर है, उसके पास चले जाओ, वो कुछ शायद कल्याण करे। किसी तरह गए, वो जाने से उन्होंने अपनी समस्या बताई। बाबा साहब ने कहा इसके हमें कागज दो, तो कागज उन्होंने एक डंडे में बांध के काफी एक 5-7 फीट की दूरी से, जहां तक बाबा साहब की छाया नहीं आए, उनकी छाया भी उन पर नहीं जाए, उन्होंने कागज उपलब्ध कराए। बाबा साहब ने पढ़ा, पढ़ने के बाद कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की, कोर्ट में खड़े हुए, बहस हुई, बाबा साहब चुप रहे। अंततः उसकी फांसी का दिन मुकर्रर हुआ और फांसी के लिए उसे ले जाया गया। बाबा साहब साथ साथ थे, उनसे कहा गया कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है, तुमने आज फिर से साबित कर दिया कि बाकी में जो लोग मजाक उड़ा रहे थे आपका, आप वही डिजर्व करते हो। बाबा साहब फिर भी मुस्कुराए, चुप रहे, और जैसे ही फांसी का फंदा गले में डाला गया, बाबा साहब ने कहा रुकिए। उन्होंने कहा अभी भी कुछ बचा हुआ है। उसके माँ बाप ने कहा, बच्चे के माँ बाप ने कहा कि अब कम से कम अंतिम समय पे तो इसकी मुक्ति हो जाने दो, इसमें भी कुछ अड़ंगा लगाने के मूड में हो। उन्होंने कहा हाँ लगाऊंगा, आप लगाऊंगा, मेरे बोलने का टाइम है, अब बोलूंगा। उन्होंने कहा कि आपने फांसी की सजा सुनाई है, आपने मृत्यु दंड नहीं सुनाया है, आप इसको मृत्यु नहीं दे सकते। आपने फांसी की सजा सुनाई, आप इसको फांसी लगाइए, लेकिन आपको मृत्यु नहीं दे सकते। साथी, मानना पड़ा, जेल प्रशासन को मानना पड़ा और उनको छोड़ना पड़ा, उनकी मृत्यु होने से बच गई। उसके बाद ये लिखा जाने लगा मृत्यु दंड, मतलब ये फांसी टिल डेथ, इस तरह का एक उस दिन से ही ये बाकी आया, उससे पहले कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। एक महिला का इसी तरह का एक बाकी है कि सवर्ण वर्ग की महिला ने कोई अपराध किया था। चूंकि ये जो अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ की व्यवस्था कुछ अलग थी, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, इन्होंने जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी और ये अन्य धाराएं बनाई, उसके तहत उस समय महिला को मृत्यु दंड तक का स्थिति लग रही थी कि इसको होगी। और जब वो इसी तरह केस आया, लाठी में बंध के आया, उन्होंने देखा, पढ़ा, कहा कि ठीक है मैं इस केस को लड़ूंगा। उस समय केस लड़ा गया, जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने मना किया कि नहीं, आप इसको फांसी नहीं दे, आप इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसने जघन्य अपराध किया है। कि इसने जघन्य अपराध किया है, लेकिन इसके जो पेट में बच्चा है, जिसने अभी दुनिया ही नहीं देखी है, आप इसको कैसे मृत्यु का दंड दे सकते हैं? आप इसको मृत्यु का, अगर इसने गलती की है इसको देना है, लेकिन इस बच्चे को नहीं दे सकते। तो साथियों, ऐसी ये 2 घटनाएं मैंने ये बताई हैं कि जो अगर चाहते तो उनके साथ इतना भेदभाव था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम के प्रति निष्ठा दिखाई, ईमानदारी दिखाई और वो कर दिखाया जो आज भी हमारे बाबा साहब की जो उस पर हर साल जयंतियां मनाई जाती हैं, और हर पार्टी, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर शहर में बाबा साहब की आज जो जयंती मनाई जा रही है।
ऐसे बाबा साहब को मैं पुनः नमन करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि जब भी आपको समय मिले आप समाज में जरूर जाएं, समाज की कुरीतियों में आप हस्तक्षेप जरूर करें। मेरा सभी से अनुरोध है, पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे हम सबके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जब भी आपको अवसर मिले कुछ न कुछ समाज के लिए करना, जिनके लिए हम रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी मौका मिलता है अपने जो भाई बहन है, जो भी अपने संबंधी है, यार दोस्त हैं, किसी को भी रात को 11 बजे बुलाने का हक रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आपकी बराबरी के नहीं है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए तो अपने जीवन में कम से कम एक बच्चे को, और एक बच्चे में भी अगर आपको अवसर मिले तो बेटी को चुनना, बेटे को सेकेंडरी रखना। आप एक बच्चे को जरूर उच्च शिक्षा हासिल कर आप अपने बच्चों के बराबर उसको लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर बाबा साहब जहां भी रहे होंगे बाबा साहब खुश होंगे, और बाबा साहब के जो अनुयायी है वो सभी इस व्यवस्था से खुश होंगे। साथियों, समय काफी हो चुका है और बहुत प्रोग्राम लंबा चला है। मैं आयोजक, प्रायोजक, समर्थक सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमें दिल्ली से बुलाया और खूबसूरत बाबा साहब का खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। और सबसे बड़ी बात रही, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, देश का सबसे बड़ा हमारा प्रदेश है, उसके उप मुख्यमंत्री भी हाजिर हुए, उपस्थित हुए, उनके लिए भी मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय होते हुए भी अपना समय निकाला और हमें हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भीम, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों।